नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव जौहर। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नॉन टेक्निकल हो और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप एंटर करना चाह रहे हो, और अगर आप फ्रेशर हो, आप कॉलेज में हो, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टडी, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, प्लीज़ ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देगा आप लोगों को, कहाँ से शुरुआत करनी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और इसी का पार्ट 2 मैं तब बनाऊँगा अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स मिले मेरे को, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। आपको और डिटेल में बताऊँगा कि फ्रेशर्स और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी में घुसना कैसे पॉसिबल है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसको कि हमें साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, डेटा सिक्योरिटी में, किसी भी टाइप की अगर सिक्योरिटी की हम बात करें, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो है 3 चीज़ें। इसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ट्रायड भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रायड, साइबर सिक्योरिटी ट्रायड, ठीक है? ये पिलर्स है साइबर सिक्योरिटी के, यहाँ से स्टार्टिंग है दोस्तों, ठीक है? आप चाहे सीआईएसएसपी का कोर्स देख लो, आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो, स्टार्टिंग साइबर सिक्योरिटी की यहीं से है, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं इसके लिए, बट स्टिल यहाँ से क्योंकि स्टार्टिंग है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर लूँ इन तीनों चीज़ों के बारे में। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली है ही यही। किस तरह के प्रोसेसेस यूज़ करके, किस तरह के मेथड्स यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं और अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं। किससे? सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब इनएप्रोप्रिएट एक्सेस। कोई भी जो ऑथोराइज्ड नहीं है किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके बैंक का अकाउंट है, ठीक है? तो उसको एक्सेस करने के लिए अगर कोई इंसान ऑथोराइज़ नहीं है, तो उसको उस अकाउंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके बैंक में लॉगिन कर जाएगा। इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है? दूसरी चीज़ है उसका मॉडिफ़िकेशन। इंटेग्रिटी से बात होती है यहाँ पे मॉडिफ़िकेशन की। अब सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम बैंक अकाउंट का। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई जाके आपके बैंक अकाउंट की एंट्रीज़ को मॉडिफ़ाई कर ले या फिर चेंज कर ले, आपकी जितनी भी वहाँ पे आपके जो अमाउंट्स हैं, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बैंक के अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इंटेग्रिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आती है तीसरी चीज़, ठीक है? जो है डिस्टर्बेंस। अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाएँ या फिर आप अपने अपने मोबाइल ऐप में जाएँ, जहाँ पे आपने बैंकिंग का अगर कोई ऐप रख रखा है, अगर मान लीजिए उस ऐप को अगर आप एक्सेस करें और वो एक्सेस ही ना हो आपसे, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सिर्फ़ ऑथोराइज़्ड लोगों को, जैसे कि आपको, इस केस में आपके बैंक का एक्सेस हो। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बैंक के अंदर है, वो सिक्योर हो और उसको कोई और मॉडिफ़ाई ना कर पाए, सिवाय आपके। मान लीजिए आपने ₹1000 अपने बैंक में डाले, तो ₹1000 एडेड दिखाए वहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली अगर आप बात करें अवेलेबिलिटी की, तो मान लीजिए अब आपको कहीं पे कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है या फिर कुछ पैसा आपको भेजना है कहीं पे। अगर मान लीजिए आपकी बैंकिंग ऐप चल ही नहीं रही है, अगर मान लीजिए आपकी बैंकिंग वेबसाइट ऑन ही नहीं है, किसी किसी भी कारण से अगर वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमें दोस्तों। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी को समझना, ठीक है? ये थोड़ा-सा वीडियो लंबा जाएगा, बट जानबूझ के मैं चाहता हूँ कि ये लंबा जाए,
क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स उनके साइबर सिक्योरिटी के क्लियर हो जाएँगे इसी वीडियो से, ठीक है? और आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। तो सबसे पहली चीज़ है कि इन तीनों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्यों? अब मान लीजिए आपने कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ा दी किसी चीज़ की, ठीक है? अब कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपने बैंक के अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप में जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हो, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, इसको और सिक्योर कर दो। तो उसके बाद आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, जहाँ से आप उसको बैंक के अंदर आप अपना ओटीपी भी डाल दोगे, ठीक है? तो उसके बाद आपने कहा कि इसको और सिक्योर कर दो। उसके बाद फिर कोई पास फ्रेज़ भी आपसे वो पूछ लेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल फैक्टर्स डाल सकते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के लिए, जहाँ पे आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को तो बढ़ा रहे हैं हर तरीके से, और आप आपकी इंटेग्रिटी भी इससे ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको इतना समय लग रहा है इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो आपकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हो रही है दोस्तों। क्योंकि उतने टाइम तक जब तक आप इतने सारे कंट्रोल्स को अपने एक्सेस कर रहे हो, जहाँ पे आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर रहे हो, ओटीपी भी यूज़ कर रहे हो, आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो। लेकिन उस ड्यूरेशन तक आप अपना जो काम है, मान लीजिए आपको कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको कुछ भी करना है, वो आप काम नहीं कर पा रहे हो उस ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी तो आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपका किसका लॉस हो रहा है? अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी आपको यहाँ नहीं मिल रही, तब तक जब तक आप पूरी तरह से एंटर नहीं कर जा रहे अपने बैंकिंग वेबसाइट में या फिर अपने बैंकिंग ऐप में, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मान लीजिए हम अवेलेबिलिटी अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि हम सिर्फ़ यूज़र नेम और पासवर्ड से बैंक के अंदर एंटर कर जाएँगे, क्योंकि हमें फटाफट से अकाउंट में पैसा डालना है, जमा करना है, ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? अब इससे क्या नुकसान है दोस्तों? यहाँ पे फटाफट से हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, दोनों चीज़ें हमें पता हैं, कोई ओटीपी वगैरह हमसे पूछा नहीं गया और हम लोग लॉगिन कर गए दोस्तों। और लॉगिन करने के बाद ये जो 2 चीज़ों से हमने लॉगिन कर लिया, अवेलेबिलिटी तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि फटाफट से हम लॉगिन कर गए, हमने जो काम करना था हमने कर लिया। लेकिन अगर यही यूज़र नेम और पासवर्ड किसी और को पता चल जाए, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच होगा, वो बंदा ईज़िली लॉगिन कर जाएगा और यहाँ पे आपका इंटीग्रिटी भी ब्रीच होगा, क्योंकि आपके बिना जाने आपके अकाउंट में से पैसा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा काम है साइबर सिक्योरिटी का। सबसे बड़ा काम है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का, सबसे बड़ा काम है किसी भी प्रोफेशनल का जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, तो ये तीनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से ही स्टार्टिंग है साइबर सिक्योरिटी की दोस्तों, ठीक है? इस पे कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्राइमरी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सबसे पहला गोल और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। राइट पीपल मतलब आप लोग, राइट टाइम मतलब जब आपको एक्सेस करना है, राइट डेटा मतलब जो आपका अकाउंट है, जिसमें आपके बैलेंस है, आपके आपके पैसे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी है। अगर ये तीनों चीजें हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमें सीक्रेट रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, ओटीपी आ रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ताकि इंफॉर्मेशन सेफ रहे आपकी, कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। अवेलेबिलिटी में इंफॉर्मेशन का रहना ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं उसको किसी भी वजह से, तो अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। मान लीजिए वेबसाइट ही डाउन है, तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं वहाँ पे, तो कहाँ से आप एक्सेस करोगे? सिमिलरली जो इंटेग्रिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक दिन एक्सेस किया अकाउंट और किसी वजह से अगले दिन अगर आप एक्सेस करते हैं और आपको वहाँ पे बैलेंस आपका गलत आ रहा है किसी भी वजह से, तो आपकी इंटेग्रिटी वहाँ पे ब्रीच हो गई। अब इंटेग्रिटी ब्रीच हुई है, इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है दोस्तों कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच हुई है, क्योंकि इंटेग्रिटी बिना कॉन्फिडेंशियलिटी के ब्रीच हो ही नहीं सकती। तो हमेशा याद रखना एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको नोट दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी हमेशा साथ-साथ चलेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना प्लीज़। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी हमेशा साथ-साथ चलेंगे, इन दोनों को अगर आपने बढ़ा दिया,
तो आपका अवेलेबिलिटी ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आपने अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया, तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी ड्रॉप होगा। इन तीनों का बैलेंस ही साइबर सिक्योरिटी है दोस्तों, ठीक है? अब स्टार्टिंग कहाँ से करें? साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो थोड़ा-सा ल लंबा होगा, लेकिन फिर से कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो अभी, आप प्लीज़ एंड तक देखना और हो सके तो 2 बार देखना। आपको लिख के दे सकता हूँ मैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना चाह रहे हो तो, ठीक है? चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको इस वीडियो से लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपसे बोल दिया जाता है आप साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है? तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे दोस्तों? ये है आपका साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, जो कि आपको अडॉप्ट करना है किसी भी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो क्या है और किस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है? सबसे पहला एनआईएसटी का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है? इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली वीडियोज़ भी बनाए हैं। दूसरे नंबर पे आईएसओ 27001 एंड 27002 है। इसके लिए तो सैकड़ों वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। जिसने आईएसओ 27001 को सही से समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया और ऑडिट कर लिया, आधे से ज़्यादा कहानी वहाँ पे क्लियर है। क्योंकि आईएसओ 27001 अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आपका आधे से ज़्यादा काम, फिर चाहे आप हिपा की बात करो, फिर चाहे आप जीडीपीआर की बात करो, फिर चाहे आप पीसीआई डीएसएस की बात करो, फिर चाहे आप किसी की भी चीज़ की बात करो, अगर आपका आईएसओ 27001 सही से इम्प्लीमेंटेड है दोस्तों, तो सिक्योरिटी आपके हाथ में है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईएस क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। हिप्पा के ऊपर ऑलरेडी मैंने और अक्षय जी ने वीडियोस बना रखे हैं, उसके बाद भी मैंने वीडियोस बनाए। जीडीपीआर के ऊपर भी मैंने और अक्षय जी ने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे, और उसके बाद भी जीडीपीआर के ऊपर मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है? तो आप ये कंटेंट देखिए दोस्तों, ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है आपके। अब आपको कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है। एनआईएसटी आप साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क किसी भी कंपनी में अडॉप्ट कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, ये ऑलरेडी दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है? कहाँ उसको टेलर करना है, कहाँ पे उसको स्कोप उसका कैसे मेंशन करना है, क्या करना है, वो सब ऑलरेडी दिया हुआ है। आईएसओ 27001 इम्प्लीमेंटेशन के और ऑडिटिंग के तो ऑलरेडी सैकड़ों वीडियोस हैं इस चैनल पे, आप आराम से देख सकते हो। आईएसओ 27001 का कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ईज़िली आंसर कर दूँगा। सीआईए सिक्योरिटी कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एक वीडियो इसके लिए भी बना चुका हूँ, ठीक है? ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात करूँ अगर हिपा और जीडीपीआर की, ये कब आएँगे फ्रेमवर्क्स? अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप हेल्थ इंफॉर्मेशन के अंदर काम कर रहे हो, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन जिसको कि हम पीएचआई बोलते हैं दोस्तों, अगर आप पीएचआई में काम कर रहे हो, तो आपको हिपा कंप्लायंस समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, हेल्थ केयर के लिए। सिमिलरली अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन पीआईआई जिसकी मैं बात करूँ, तो आपको बात करनी पड़ेगी जीडीपीआर की। ये दोनों आपके स्टार्टिंग पॉइंट रहेंगे। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो तो हिपा, अगर आप पर्सनल डेटा के साथ डील कर रहे हो, आपकी कंपनी डील कर रही है तो जीडीपीआर, अगर आप क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह की कार्ड ट्रांजैक्शंस के साथ डील कर रहे हो तो पीसीआई डीएसएस। ये आपके स्टार्टिंग फ्रेमवर्क्स रहेंगे दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के। पीसीआई डीएसएस के ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो दोस्तों। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? तो ये है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। यहाँ से शुरुआत होगी दोस्तों। कोई पूछेगा कि आप किसी कंपनी में मान लीजिए लग गए, कंप्लायंस ऑफिसर लग गए, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर लग गए या फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी लग गए अगर, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे इम्प्लीमेंटेशन की? तो ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स आपको एक रास्ता बताते हैं। यहाँ से आपको शुरुआत मिलती है, कैसे स्टार्टिंग करनी है। फिर से कहूँगा इन सब के अंदर
अगर आप मेरे से पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो है ISO 27001। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ISO 27001 अगर कोई सही से इम्प्लीमेंट कर ले दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसका बहुत सही से काम करेगा पूरी कंपनी में, और साइबर सिक्योरिटी उसका स्मूथ चलेगा दोस्तों। उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी असेसमेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम असेस करते हैं अपनी कंपनी में। मान लीजिए हमने इसको फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कैसे चेक करेंगे कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। 3 तरीके से चेकिंग होती है दोस्तों, रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट के अंदर, रिस्क असेसमेंट के अंदर हम लोग असेस करते हैं किस तरह के रिस्क हमारी कंपनी में है, और क्या जो फ्रेमवर्क हमने इम्प्लीमेंट करा है उससे ये रिस्क डील हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरी चीज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर हम टूल्स यूज करते हैं। नेसस करके टूल आता है, जहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हो, नेसस NESSUS, नेसस करके टूल आता है, जहाँ पे आपके जितने भी कंपनी में एसेट्स हैं उसको चेक करता है वो, कि उसके अंदर किस तरह की वल्नरेबिलिटीज हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई सर्वर है, उसके अंदर किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह के वहाँ पे पोर्ट्स ओपन है, किस तरह की वहाँ पे पैचिंग अगर नहीं हुई है, पैचिंग मतलब अपडेट्स अगर आपके सर्वर्स पे क्रिटिकल अपडेट्स अगर नहीं इंस्टॉल हुए, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल आपको बताएगा दोस्तों कि कहाँ पे आपका साइबर सिक्योरिटी पोस्चर जो है कंपनी का, जो एक पूरा साइबर सिक्योरिटी का जो आपका स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या करता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऊपर वाले दोनों चीजों को क्लब करके बनाया जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, ठीक है, दो तरह की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है दोस्तों, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अगर एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, तो क्या कोई बाहर से कोई हैकर, एथिकल हैकर, क्या आपकी कंपनी में पेनिट्रेट कर पा रहा है? पहला सवाल तो ये। अगर वो पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो वो सारे लूप होल्स आपको बताएगा कि यहाँ पे आपकी कंपनी में लूप होल्स हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, उनको आप सेव करिए। दूसरी तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है इनसाइड, अंदर से, कंपनी के इंटरनल साइड से। यहाँ पे आप ऑथोराइज करते हो किसी को एक्सेस करने के लिए कंपनी के रिसोर्सेस, और किस तरह के इश्यूज हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे असेसमेंट करवाते हो दोस्तों। अब दोबारा से कहूंगा, ये तीनों चीजें क्यों करनी है? ये फ्रेमवर्क सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको असेस करने के लिए, सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए, सिक्योरिटी इवैल्यूएशन के लिए, ये तीनों चीजें करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और जो भी इंसान साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल में एंटर कर रहा है, वो आज नहीं तो कल इन तीनों चीजों के साथ मिलेगा ही मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं, चाहे वो सीसो है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, चाहे वो कंप्लायंस ऑफिसर है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो वो हर टाइम आपको करता हुआ दिखेगा ही, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना। अब रिस्क असेसमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो क्या, सबसे पहला एसेट। अब एसेट क्या होता है? ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं एसेट्स के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। किसी भी कंपनी का काम क्या होता है दोस्तों? किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी मतलब, मान लीजिए स्विगी है, ठीक है, स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या करते हैं? ये सब एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है, आप आराम से फूड ऑर्डर कर लेते हैं घर बैठे बैठे। अब मान लीजिए इस फूड ऑर्डर ऐप के अंदर जो आपको फूड ऑर्डर हो रहा है इधर से उधर, जो आराम से आपको घर पे बैठे खाना मिल रहा है, ये एक वैल्यू एडिशन है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आपको जो खाना है आप ऑर्डर करो मोबाइल से, आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी आपको वैल्यू दे रही है, ठीक है। अब कैसे दे रही है? उसका उसका एसेट क्या है? उसका एसेट है उसकी एप्लीकेशन। जो मोबाइल ऐप्स इन कंपनीज ने आपको दे रखी हैं, इनको रन करने के लिए, इनको इन ऐप्स को रन करने के लिए कहीं ना कहीं इन ऐप्स के सर्वर्स को रखना पड़ेगा, तभी ये ऐप होस्ट हो रही है कहीं ना कहीं से आपके मोबाइल पे। तो जो भी सर्वर्स इन ऐप्स को होस्ट कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस इन ऐप्स के अंदर लगे हुए हैं, इन एप्लीकेशंस के अंदर, जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, जहां से आपका एड्रेस उनको मिल रहा है, जहां से आपका फोन नंबर उनको मिल रहा है, जहां से आपका नाम उनको मिल रहा है, जहां से आपके घर की लोकेशन उनको मिल रही है, ये सब किसी ना किसी सर्वर्स में सेव्ड है दोस्तों। तो ये सारे सर्वर्स क्या हैं? ये इनके एसेट्स हैं दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा एसेट क्या होता है, ठीक है। एसेट कोई भी वो चीज होगी किसी भी कंपनी के लिए जो उनकी वैल्यू डिलीवरी में हेल्प कर रही है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो भी वो अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। इससे आसान शब्दों में एसेट को पूरे यूट्यूब में कोई नहीं समझा सकता, ठीक है।
जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ है थ्रेट्स। थ्रेट्स के अंदर क्या है दोस्तों? थ्रेट्स के अंदर ये है कि अब मान लीजिए यही एप्लीकेशन है, ठीक है? मान लीजिए कोई इस एप्लीकेशन को हैक कर लेता है, ठीक है? किसी तरह से इस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर लेता है, किसी तरह से इस एप्लीकेशन के को बायपास कर जाता है और अंदर जाके इस एप्लीकेशन में छेड़छाड़ करता है, किसी ना किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेता है। तो थ्रेट बेसिकली किसी भी तरह का रिस्क है इस एप्लीकेशन को लेके जो कि कोई एक्सप्लोर कर सकता है। किससे? वल्नरेबिलिटी से। अगर मान लीजिए ये एप्लीकेशन सही से अपडेट नहीं हुई है, सही से इसके अंदर पैचिंग नहीं हुई है या फिर सही से इसको कोई सिक्योर नहीं रख रहा है, ठीक है? कोई भी इसकी एपीआईज़ जो होती हैं, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, एपीआईज़ होती हैं हर एप्लीकेशन की। मान लीजिए कोई एपीआई इसकी अगर सेफ नहीं है, तो ये एक इसके लिए बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। तो थ्रेट इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करके इसको हैक कर लेगा एप्लीकेशन को और यहाँ से एक प्रॉब्लम बनती है। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली है क्या? रिस्क असेसमेंट ये है कि जो भी एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेशन अगर एक एसेट है, इसके साथ रिलेटेड क्या थ्रेट्स और क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनको आइडेंटिफ़ाई करना और उनको प्रायोरिटाइज़ करना। मान लीजिए बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई आपको। आपको एपीआई से रिलेटेड भी मिल गई, आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड भी मिल गई, आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी मिल गई। मान लीजिए कोई ऐसा एंड्रॉयड का ओएस हो जो ही सेफ ना हो जिसके अंदर ये एप्लीकेशन चले, तो अपने आप ही इज़िली इसको कोई बायपास कर जाए। तो ये सब वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिल तो गई, लेकिन अब उनका आप करेंगे क्या? उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, प्रायोरिटाइज़ मतलब उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी है। वो आप कैसे करोगे? वो आप करोगे रिस्क कैलकुलेट करके, ठीक है? इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे मैंने और वो भी हिंदी में ही है दोस्तों। तो वो आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। वहाँ पे आपको रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पूरा ध्यान से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? फिर भी इससे रिलेटेड कुछ भी वीडियो रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, जो कि मैं पहले भी बता रहा था आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि टूल्स होते हैं, ठीक है? टूल्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करते हैं दोस्तों, किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपके एनवायरनमेंट में। दूसरी तरह से एनालाइज़ करते हैं, आपको रिपोर्ट्स देते हैं बना के। तीसरे में आपको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जैसे कि आपने रिस्क में भी अभी करा। तो प्रायोरिटाइज़ेशन में आपको बताएगा कि कौन से वल्नरेबिलिटी का सीवीवी स्कोर होता है, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी स्कोर, ठीक है? सीवीएस स्कोर। तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी स्कोर के हिसाब से आपको बताएगा कौन से वल्नरेबिलिटी का स्कोर सबसे ज़्यादा है, उसको आपको डील करना पड़ेगा दोस्तों, प्रायोरिटाइज़ करके और रेमेडिएशन करना पड़ेगा। रेमेडिएशन का मतलब क्या है? रेमेडिएशन का मतलब है कि जो भी वीकनेस है, जो भी पोर्ट्स अगर ओपन है, जो भी अगर मान लीजिए कुछ अपडेट्स अगर नहीं आए हैं सर्वर में, क्रिटिकल अपडेट्स जो थे, वो आपको रेमेडिएट करना पड़ेगा, मतलब वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे दोस्तों आपको, वो पोर्ट्स आपको क्लोज़ करने पड़ेंगे दोस्तों। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यहाँ पे बेसिकली ऑटोमैटिक टूल्स के थ्रू होती है। किस लिए होती है? ताकि सिक्योरिटी वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई कर पाए, ठीक है? अब उसको आपको करना क्या है? फिर आपको करना है रेमेडिएशन। आपको उसको एडजस्ट करना है और अपने प्रोटेक्शंस उसके अंदर डालने हैं दोस्तों, ठीक है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप यहाँ पे एथिकल हैकर्स को हायर करते हो, ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स को हायर करते हो, अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेस टेस्ट करवाते हो बेसिकली। यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे आप ऐसे इश्यूज़ को ढूँढते हो जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टर्स एक्सपर्ट होते हैं, उनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत अच्छे से आती होती है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आपको इश्यूज़ निकाल के देते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह के सिक्योरिटी लूपहोल्स हैं आपकी कंपनी में। क्योंकि गोल यहाँ पे यही है, फाइंड करना सिक्योरिटी इश्यूज, डिस्कवर करना, ताकि कोई और बंदा, कोई मान लीजिए कोई एडवर्सरी मतलब कोई थ्रेट, उनको एक्सप्लोर करके, उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करके उनको बाईपास करके आपके सिस्टम को हैक ना कर दे, ठीक है? अब ये कैसे करते हैं? कोई पूछेगा कि ये दोनों चीज़ें कैसे करते हैं? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर जो मिलता है उसको रेमेडिएशन कैसे करते हैं? और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो मिलता है उसको भी रेमेडिएशन कैसे करते हैं? रेमेडिएशन मतलब फिक्स करना, फिक्स करना मतलब उसको रिज़ॉल्व करना। रिज़ॉल्व करते हैं दोस्तों कंट्रोल्स के थ्रू। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों बोला था ISO 27001 के बारे में। क्योंकि ISO 27001 आपको बताता है दोस्तों, कौन से कंट्रोल्स आपको कहाँ पे और कब इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ISO 27001 आपको गाइडलाइंस देता है उसके लिए, ठीक है? तो कंट्रोल्स आपको क्यों इम्प्लीमेंट करने चाहिए और क्या होते हैं कंट्रोल्स, ठीक है? आपके सर्वर रूम में आग ना लग जाए,
इसके लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? आप मेक श्योर करेंगे कि जितना भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कुछ भी फ्लेमेबल ना हो, ठीक है? सर्वर रूम के अंदर कुछ भी जलने लायक पदार्थ ना हो, ठीक है? दूसरा, आप वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स रखेंगे। मेक श्योर करेंगे कि कहीं पे भी कुछ भी आग लगने वाला ना हो, जितना भी वो एलिमेंट है सारा वहाँ पे कोई भी आग लगने वाली कोई चीज़ ना हो, ठीक है? दूसरी चीज़, आप वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि सर्वर रूम आपका प्रोटेक्टेड हो। कोई भी आता-जाता आपके सर्वर रूम के अंदर ना घुस जाए, आपके डेटा सेंटर के अंदर ना घुस जाए। उसके लिए आपको बाहर से उसको बायोमेट्रिक एक्सेस देना पड़ेगा या फिर किसी इंसान को वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, जो कि मेक श्योर करे कि वहाँ पे कोई भी इंसान एंटर ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, अपने डेटा सेंटर को, अपने सर्वर रूम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इन सारे रिस्क से, ये सब क्या है दोस्तों? ये सारे कंट्रोल्स हैं दोस्तों। इनको बोलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है? खाली सर्वर रूम से रिलेटेड नहीं हो सकते, ये फिजिकल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, ये पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं जो आपकी कंपनी बनाती है, जैसे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी हो गई, ये सब कंपनीज़ बनाती हैं पॉलिसीज़। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हो गए दोस्तों। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के कंट्रोल्स देता है ISO 27001। फिर से बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है दोस्तों। अगर अभी भी नहीं पता क्या है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं ISO 27001 के, आप जी भर के देख सकते हैं, ठीक है? 15 से 20 दिन लग जाएँगे आपको देखने में, इतना कंटेंट है, ठीक है? आराम से देख सकते हैं आप। तो आप उन कंट्रोल्स को यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट, क्योंकि जो भी कंट्रोल आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है, मान लीजिए अगर आप सर्वर रूम के बाहर बायोमेट्रिक्स भी लगवाते हैं, तो भी आपकी कॉस्ट लगेगी। बिना कॉस्ट के कोई कंट्रोल आता नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो कॉस्ट के हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, कौन-सा कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है और कौन से कंट्रोल से किस तरह का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है? और ये भी एक बहुत बड़ा बैलेंस है अपने आप में साइबर सिक्योरिटी में, कि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए लोएस्ट कॉस्ट में, क्योंकि कंपनी आपको अनलिमिटेड बजट नहीं देगी दोस्तों। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी सीईसओ के लिए जो कंपनी में बैठे हैं, किसी भी सीआईओ के लिए जो आईटी हेड्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं पे भी अनलिमिटेड बजट्स नहीं है दोस्तों। तो आपको रिसोर्स कॉस्ट का चैनल हमेशा रहेगा, लेकिन उसके अंदर आपको क्या देखना है दोस्तों? मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन, जहाँ से आपको मैक्सिमम चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर पाएँ, सेफगार्ड कर पाएँ, अपना साइबर सिक्योरिटी को आप इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है? अब इन 3 चीज़ों की हमने बात करी थी, तो मैंने कहा एक बार इनको डिफाइन कर दूँ, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे उसी के अंदर। तो पहला है वल्नरेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वीकनेस, जो कि कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। वीकनेस मतलब वीकनेस कुछ भी हो सकती है, वीकनेस आपके कोई पोर्ट्स ओपन हो सकते हैं, आपका कोई सर्वर हो सकता है जो कि क्रिटिकल अपडेट्स उसके अंदर ना गए हों, ठीक है? इसको अगर कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो ये है वल्नरेबिलिटी, ठीक है? रिस्क, रिस्क है किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी कि कुछ भी खराब हो सकता है, ठीक है? थ्रेट, किसी भी एंट्री या किसी एक्टर के थ्रू जो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ले, वो आपका थ्रेट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपके पोर्ट सर्वर के ओपन है या आपका सर्वर में कोई क्रिटिकल सिक्योरिटी पैच नहीं है, और अगर किसी ने इसको एक्सेस कर लिया, इस ओपन पोर्ट को या फिर इस अनपैच सर्वर को जिसके अंदर क्रिटिकल पैचेस नहीं है, तो ये आपकी वल्नरेबिलिटी को, इसको बोलेंगे कि वल्नरेबिलिटी आपकी एक्सप्लॉइट हो गई। और ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे अब वो जो भी अ, आपका बाहर से जिसने एक्सेस करा है इसको, अटैकर, वो कुछ भी कर सकता है अब इस सर्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है अपने आप में, उसको कंट्रोल मिल चुका है आपके सर्वर का, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना। जानबूझ के ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है और जानबूझ के ये वीडियो इतना लंबा रखा गया है, ताकि फिर से कहूँगा, मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, उतना हाइली टेक्निकल मैं खुद नहीं हूँ, ठीक है? तो लेकिन मैंने भी दोस्तों सीखा है, साइबर सिक्योरिटी मैंने सीखा है। मैंने खुद शुरू किया था ISO 27001 से सीखना, और ISO 27001 से मेरा फाउंडेशन बना साइबर सिक्योरिटी का। और आज आप लोगों की सपोर्ट से मेरे को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है साइबर सिक्योरिटी की दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ सिमिलरली जो भी आप मेरे दोस्त लोग हो, जो भी आप लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हो, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, और जैसे ही ये वीडियो 100 लाइक्स क्रॉस करेगा, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा दोस्तों। और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।